कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जो कभी इंसानों से भरी हुई थी, लेकिन अब उसके हर कोने पर तबाही के निशान दिखाई देते हैं। एक न्यूज रिपोर्ट के जरिए बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले एक भयानक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। ये कोई आम बीमारी नहीं थी। जो भी इंसान मरता वह दोबारा एक खौफनाक ज़ॉम्बी बनकर लौट आता। देखते ही देखते शहर, गांव और देश इस आफत के सामने झुकने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि इंसानों और ज़ॉम्बियों के बीच लगातार जंग छिड़ गई। लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे और हर नई मौत के साथ ज़ॉम्बियों की संख्या और बढ़ती चली गई। जब सरकारों को लगा कि हालात अब काबू से बाहर हो चुके हैं, तब उन्होंने एक बेहद कठोर फैसला लिया। जिन इलाकों में संक्रमण सबसे ज्यादा था उन्हें बमबारी करके पूरी तरह मिटा दिया गया। इस कदम से बहुत से ज़ॉम्बी खत्म हुए, लेकिन कई निर्दोष लोग भी इसकी भेंट चढ़ गए। समय बीतता है और 10 साल बाद दुनिया किसी तरह खुद को फिर से संभाल लेती है। नई इमारतें बन चुकी हैं, लोग सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने जख्म अब भी बाकी हैं। इसी दौरान रिपोर्ट में एक मशहूर जगह का जिक्र किया जाता है जिसे द रिजॉर्ट कहा जाता है। ये एक ऐसे द्वीप पर बनाया गया था जहाँ अब भी ज़ॉम्बियों को जिंदा रखा गया था। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ लोग छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि ज़ॉम्बियों का शिकार करने आते थे। रिजॉर्ट चलाने वालों का दावा था कि जिन लोगों ने अपने परिवार या दोस्तों को इस महामारी में खोया है वे यहाँ आकर अपने गुस्से और दर्द को बाहर निकाल सकते हैं। इसी सोच के साथ ज़ॉम्बियों का शिकार एक तरह की थेरेपी बन चुका था और अमीर लोग इसके लिए भारी रकम खर्च करते थे। लेकिन रिपोर्ट का असली मकसद इस जगह की तारीफ करना नहीं था। सरकार को शक हो चुका था कि यही रिजॉर्ट भविष्य में एक नई मुसीबत की वजह बन सकता है। इसलिए फैसला लिया गया कि जिन द्वीपों पर ऐसे रिजॉर्ट मौजूद हैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। कहानी अतीत की तरफ मुड़ती है और हमारी मुलाकात आर्या नाम की एक युवती से होती है। आर्या की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखाई देती है। कई साल गुजर जाने के बाद भी वह उस दिन को भूल नहीं पाई थी जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को वायरस की चपेट में जाते देखा था। वही यादें बार बार उसके दिमाग में लौट आती थीं। इसी वजह से उसके दोस्तों ने उसे एक अलग सलाह दी। उनका मानना था कि शायद द रिजॉर्ट की यात्रा उसके लिए मददगार साबित हो सकती है। वहां जाकर वह उन ज़ॉम्बियों का सामना कर पाएगी जिनसे जुड़ी यादें उसे सालों से परेशान कर रही थीं। काफी सोचने के बाद आर्या इस सफर के लिए तैयार हो जाती है और अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले लेती है। द्वीप की ओर जाते समय उनकी मुलाकात 2 युवा लड़कों से होती है। दोनों वीडियो गेम खेलने के शौकीन थे और एक प्रतियोगिता जीतकर यहाँ तक पहुँचे थे। उनके लिए यह पूरा सफर किसी रोमांचक एडवेंचर से कम नहीं था। वे लगातार मजाक और उत्साह में डूबे रहते हैं, जबकि आर्या का ध्यान कहीं और ही भटका हुआ था। रास्ते में एक और लड़की सारा उनसे जुड़ती है। वह बताती है कि उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय पर उसका रिश्ता टूट गया। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए उसने भी इस यात्रा को चुना था। धीरे धीरे यह अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे लोगों का एक छोटा सा समूह बन जाता है जो एक ही जगह पर राहत तलाशने जा रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग द्वीप पर बने आलीशान रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ हर चीज बेहद शानदार दिखाई देती है, लेकिन खिड़की से बाहर देखते हुए आर्या की नजर एक शरणार्थी बस्ती पर पड़ती है। वहाँ रहने वाले लोग अब भी पुराने संकट की कीमत चुका रहे थे। रिजॉर्ट में पहुंचने के कुछ समय बाद सभी मेहमानों को एक बड़ी स्क्रीन के सामने इकट्ठा किया जाता है। वहां उनकी मुलाकात इस जगह की मालिक वैनेसा से होती है, जो एक रिकॉर्डेड संदेश के जरिए सबका स्वागत करती है। वह गर्व से बताती है कि जब पूरी दुनिया तबाही से जूझ रही थी तब उसने इसी संकट के बीच एक नया कारोबार खड़ा किया। उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट ने हजारों लोगों को रोजगार दिया और कई लोगों को अपने दर्द से उबरने का मौका भी मिला। वीडियो खत्म होते ही मेहमानों को अगले दिन होने वाले शिकार अभियान के बारे में बताया जाता है, लेकिन उससे पहले हर किसी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी थी। सभी को एक खास शूटिंग एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ प्रशिक्षक समझाता है कि ज़ॉम्बी को रोकने का सबसे भरोसेमंद तरीका उसके सिर पर सटीक निशाना लगाना है। इसलिए वह बार बार सभी से अभ्यास करवाता है। आर्या भी बाकी लोगों के साथ खड़ी होती है, लेकिन उसके लिए यह काम आसान नहीं था। जैसे ही वह हथियार उठाती, उसके मन में अपने पिता की दर्दनाक यादें लौट आती। कई कोशिशों के बावजूद वह ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आसपास मौजूद लोग अच्छे निशाने लगा रहे थे, जबकि आर्या अपने ही डर से लड़ रही थी। उसी पल उसे लगने लगता है कि शायद यहाँ आने का उसका फैसला गलत था। रात होने पर रिजॉर्ट में एक भव्य पार्टी रखी जाती है। मेहमानों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि यहाँ की सुरक्षा अभेद्य है और किसी भी ज़ॉम्बी से उन्हें कोई खतरा नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए वैनेसा मंच पर एक जंजीरों से बंधे ज़ॉम्बी को भी लेकर आती है। वह बिना डरे उसके बिल्कुल करीब खड़ी हो जाती है और दावा करती है कि सब कुछ पूरी तरह नियंत्रण में है। उसकी बातों पर मौजूद लोग तालियां
बजाने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान भीड़ से दूर सारा चुपचाप एक अलग योजना पर काम कर रही थी। मौका मिलते ही वह रिजॉर्ट के कंट्रोल सेक्शन में घुस जाती है। वहाँ वह सिस्टम से कुछ गोपनीय फाइलें निकालने लगती है। सारा का मकसद सिर्फ छुट्टियां बिताना नहीं था, वह इस जगह से जुड़े ऐसे राज खोज रही थी जिनके सामने आने से पूरे रिजॉर्ट की सच्चाई दुनिया के सामने खुल सकती थी। सारा कंट्रोल सेक्शन के अंदर तेजी से अपना काम पूरा करने में लगी हुई थी। उसे यकीन था कि यहाँ छुपे दस्तावेज इस रिजॉर्ट की असली तस्वीर दुनिया को दिखा सकते हैं। कुछ ही मिनटों में वह जरूरी डेटा अपने डिवाइस में कॉपी कर लेती है और किसी की नजर पड़ने से पहले वहाँ से निकल जाती है। उसे लगता है कि उसका मिशन सफल हो गया है, लेकिन असल खतरा अब भी शुरू हुआ था। सारा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस फाइल के जरिए सिस्टम में घुसपैठ की गई, उसके साथ एक खतरनाक वायरस भी अंदर पहुंच चुका है। धीरे धीरे रिजॉर्ट के कंप्यूटर नेटवर्क में गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। कई कैमरे जवाब देने लगते हैं, सुरक्षा प्रोग्राम धीमे पड़ जाते हैं और कंट्रोल सिस्टम बार बार चेतावनी देने लगता है। इंजीनियर समस्या तो देख लेते हैं, लेकिन तुरंत किसी बड़े अधिकारी को खबर नहीं करते। रात बढ़ने के साथ हालात और बिगड़ते जाते हैं। तकनीकी टीम पूरी कोशिश करती है कि खराबी को छुपाकर खुद ही ठीक कर ले, क्योंकि उन्हें डर था कि सच सामने आने पर उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। घंटों मेहनत के बाद भी सिस्टम सामान्य नहीं हो पाता। उल्टा एक के बाद एक नई दिक्कत सामने आने लगती है और पूरा नेटवर्क अस्थिर होता चला जाता है। अगली सुबह मेहमानों को इन समस्याओं की कोई जानकारी नहीं होती। उनके लिए यह दिन एक रोमांचक अनुभव की शुरुआत जैसा था। आर्या, उसके दोस्त, दोनों गेमर लड़के और बाकी पर्यटक खास सफारी वाहनों में बैठकर सुरक्षित इलाके से बाहर निकलते हैं। वहाँ दूर दूर तक खुले मैदानों में ज़ॉम्बी घूमते दिखाई देते हैं। गाइड सभी को सख्त हिदायत देता है कि कोई भी वाहन से नीचे नहीं उतरेगा। इसके बाद शिकार का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ लोग इसे खेल की तरह लेते हैं और लगातार निशाने लगाते हैं। दोनों गेमर तो सबसे ज्यादा उत्साहित दिखाई देते हैं, लेकिन जब आर्या की बारी आती है और वह दूर खड़े एक ज़ॉम्बी को निशाने में लेती है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। उसे उस चेहरे में कोई राक्षस नहीं, बल्कि कभी जिंदा रहा एक इंसान दिखाई देता है। वह ट्रिगर नहीं दबा पाती और आखिरकार उसके पास खड़ा एक सुरक्षा कर्मी आगे बढ़कर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उस पल आर्या पहले से भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। दिन खत्म होने के बाद सभी मेहमानों को एक सुरक्षित कैंप में लाया जाता है, जहाँ रात बिताने का इंतजाम किया गया था। पूरे इलाके को मजबूत बाड़ों और सुरक्षा इंतजामों से घेरा गया था ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। थोड़ी देर बाद लोग आग के आसपास बैठकर बातचीत करने लगते हैं। दिन भर का रोमांच उनके लिए किसी एडवेंचर जैसा था, लेकिन आर्या के मन में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। बातों ही बातों में चर्चा ज़ॉम्बियों पर आ जाती है। आर्या स्वीकार करती है कि उसने हमेशा उनसे नफरत की है, फिर भी आज वह एक भी ज़ॉम्बी को गोली नहीं मार सकी। उसका कहना था कि हर ज़ॉम्बी कभी एक इंसान हुआ करता था और यही सोच उसे रोक देती है। बाकी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते। उनके लिए वे सिर्फ खतरनाक जीव थे जिनका खत्म होना ही बेहतर था। उसी दौरान सारा भी अपनी राय रखती है। वह कहती है कि इन ज़ॉम्बियों को सालों तक कैद में रखकर लोगों के मनोरंजन का साधन बना देना भी गलत है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट के कंट्रोल सेंटर में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। इंजीनियरों को आखिर समझ आ जाता है कि समस्या मामूली नहीं है। सिस्टम का बड़ा हिस्सा उनकी पकड़ से बाहर जा चुका था। अब उन्हें मजबूर होकर ऊपरी अधिकारियों को सूचना देनी पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वायरस पूरे नेटवर्क में फैल चुका था। कुछ ही पलों बाद पूरा कंट्रोल सिस्टम ठप पड़ जाता है। निगरानी कैमरे बंद हो जाते हैं, सुरक्षा गेट जवाब दे देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बाड़ें निष्क्रिय हो जाती हैं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जिन क्षेत्रों में ज़ॉम्बियों को बंद रखा गया था, वहां के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। देखते ही देखते सैकड़ों ज़ॉम्बी आजाद हो जाते हैं। कई लोग अचानक हुए हमलों का शिकार बन जाते हैं। इसी बीच रिजॉर्ट की मालिक वेनेसा को भी पूरी तबाही की खबर मिल जाती है, लेकिन लोगों को बचाने की बजाय वह सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचती है। वह खुद को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लेती है और बाहर मरते लोगों की आवाजें सुनती रहती है। उधर जंगल के पास बने कैंप में मौजूद आर्या और बाकी मेहमानों को अभी तक असली खतरे का अंदाजा नहीं था। अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। कुछ सेकंड बाद बाढ़ के उस पार अजीब हलचल दिखाई देने लगती है। गाइड स्थिति समझने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। अंधेरे में दर्जनों परछाइयां उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। जब रोशनी की आखिरी किरण उन चेहरों पर पड़ती है, तब सभी के होश उड़ जाते हैं। वे ज़ॉम्बी थे और उनकी संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। गाइड तुरंत कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर सिस्टम कोई जवाब नहीं देता। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आपातकालीन संदेश दिखाई देता है। सरकार ने ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया था। इसका सीधा मतलब था कुछ घंटों के भीतर यहाँ बड़े पैमाने पर बमबारी होने वाली थी। ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल की खबर सुनते ही कैंप में मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि सरकार अब इस द्वीप को बचाने नहीं बल्कि मिटाने वाली है।
है। किसी के पास ज्यादा समय नहीं था। तभी ज़ॉम्बियों का झुंड सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। गाइड सबको पीछे हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह खुद हमले का शिकार हो जाता है। गाइड की मौत के बाद पूरा समूह बिखरने लगता है। आर्या, वीर, सारा, जैक और बाकी लोग किसी तरह सफारी ट्रक तक पहुंचते हैं, लेकिन जब इंजन चालू करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि ट्रक भी मुख्य सिस्टम से जुड़ा हुआ था। नेटवर्क फेल होने की वजह से वह पूरी तरह बेकार हो चुका था। अब उनके पास पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जंगल के बीच जान बचाने की यह दौड़ और भी खतरनाक हो जाती है। पीछे से लगातार ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। इसी अफरा तफरी में एक संक्रमित ज़ॉम्बी दोनों गेमर दोस्तों में से एक तक पहुंच जाता है। उसके कंधे पर गहरा काट लिया जाता है। सभी समझ जाते हैं कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। उसका दोस्त यह सच स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन आखिरकार भारी दिल से उसे खुद ही गोली मारनी पड़ती है ताकि वह भी ज़ॉम्बी बनकर वापस न लौटे। काफी चर्चा के बाद फैसला लिया जाता है कि द्वीप के दूसरे किनारे तक पहुंचना होगा। वहां शायद कोई नाव मिल जाए जिससे बमबारी शुरू होने से पहले यहाँ से निकला जा सके। जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए वीर के दिमाग में अचानक एक पुरानी बात घूमने लगती है। उसे याद आता है कि पिछली रात उसने सारा को उस जगह से निकलते देखा था जहां रिजॉर्ट का पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जाता था। हालात को जोड़ते ही उसे शक हो जाता है कि इस तबाही के पीछे कहीं न कहीं उसका हाथ जरूर है। वह तुरंत सारा को रोकता है और उससे सच्चाई पूछने लगता है। शुरुआत में सारा घबरा जाती है, लेकिन अब सच छुपाना नामुमकिन था। वह सबके सामने कबूल करती है कि वह एक एक्टिविस्ट संगठन से जुड़ी हुई है। उसका मकसद रिजॉर्ट के खिलाफ सबूत जुटाना था ताकि यहाँ हो रहे गलत कामों को दुनिया के सामने लाया जा सके। उसने सिर्फ डेटा निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके इस्तेमाल किए गए डिवाइस में एक खतरनाक वायरस भी मौजूद था जिसने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ये सुनते ही बाकी लोग भड़क उठते हैं। उनके कई साथी मर चुके थे और अब पूरे द्वीप पर मौत मंडरा रही थी। बहस के बीच समूह आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार रिजॉर्ट के पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से निकलकर वे दूसरे किनारे की तरफ बढ़ सकेंगे, लेकिन किस्मत उनका पीछा नहीं छोड़ती। इमारत के गलियारों में भी ज़ॉम्बी घूम रहे थे। जान बचाने के लिए सभी अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में सारा और जैक बाकी लोगों से बिछड़ जाते हैं। कुछ ही देर में ज़ॉम्बियों का एक झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तभी सारा को एहसास होता है कि भागते समय उसे भी एक ज़ॉम्बी ने घायल कर दिया था। वह समझ जाती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वह चोरी किया हुआ सारा डेटा जैक को सौंप देती है और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है। जैक मजबूरी में पीछे हटता है, जबकि सारा खुद को ज़ॉम्बियों के सामने छोड़ देती है। कुछ ही पलों में उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है। सारा की मौत के बाद जैक किसी तरह भागकर दोबारा आर्या और बाकी लोगों तक पहुंच जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी अपने सामने एक साथी को खोया है, लेकिन दुख मनाने का समय किसी के पास नहीं था। ज़ॉम्बियों का झुंड लगातार उनके करीब आता जा रहा था, इसलिए सभी तुरंत वहां से निकलने लगते हैं। भागते भागते यह समूह एक सुनसान औद्योगिक इमारत के अंदर पहुंच जाता है। बाहर का रास्ता कुछ समय के लिए बंद करके वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहां बड़ी संख्या में सूटकेस, पहचान पत्र और पुराने रिकॉर्ड बिखरे पड़े थे। जैक और आर्या उन फाइलों को ध्यान से देखते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि होप फॉर लाइफ नाम की संस्था, जिसे लोग गरीबों की मदद करने वाली चैरिटी समझते थे, असल में रिजॉर्ट के लिए लोगों की सप्लाई कर रही थी। बेघर और मजबूर लोगों को यहाँ लाया जाता था, फिर उन्हें वायरस से संक्रमित करके ज़ॉम्बी बना दिया जाता था। इस खुलासे के बाद आर्या को समझ आता है कि द्वीप पर मौजूद ज्यादातर ज़ॉम्बी पुराने युद्ध के बचे हुए लोग नहीं थे। उनमें से कई हाल ही में संक्रमित किए गए निर्दोष इंसान थे। सिर्फ अमीर मेहमानों के मनोरंजन और रिजॉर्ट के कारोबार को जिंदा रखने के लिए उनकी जिंदगी छीन ली गई थी। ये सच्चाई आर्या को अंदर तक झकझोर देती है। अब उसे महसूस होता है कि असली खतरा वायरस नहीं बल्कि इंसानों का लालच है। लेकिन सच जानने के साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। तभी इमारत के बाहर से जोरदार आवाजें आने लगती हैं। ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड उनकी मौजूदगी का पता लगा चुका था। कुछ ही पलों में दरवाजों और दीवारों पर टक्करें पड़ने लगती हैं। कुछ ही देर में दरवाजे टूटने लगते हैं और ज़ॉम्बियों का झुंड अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। आर्या, जैक, वीर और बाकी लोग तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। उन्हें पता था कि अगर 1 मिनट भी देर हुई तो बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जान बचाने की कोशिश में सभी लोग इमारत के पीछे मौजूद एक बड़े सुरक्षा गेट की तरफ दौड़ते हैं। यह गेट उनके और ज़ॉम्बियों के बीच आखिरी रुकावट था। समस्या यह थी कि गेट पूरी तरह बंद था और उसे खोलने का कोई आसान तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से ज़ॉम्बी तेजी से करीब आ रहे थे और आगे रास्ता बंद था।
हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। इसी दौरान आर्या का मंगेतर रोहन, जो अब तक खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था, अपना असली रंग दिखा देता है। जैसे ही उसे अपनी जान पर खतरा महसूस होता है, वह सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचने लगता है। मौका मिलते ही वह ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ निकल जाता है और आर्या को पीछे छोड़ देता है। जिस इंसान पर आर्या सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही मुश्किल वक्त में उसे अकेला छोड़ चुका था। लेकिन उसी समय वीर आगे आता है। वह जानता था कि अगर कोई पीछे नहीं रुका तो बाकी लोग बच नहीं पाएंगे, इसलिए वह खुद ज़ॉम्बियों का सामना करने का फैसला करता है। अपनी बंदूक से लगातार फायर करते हुए वह झुंड को रोकने की कोशिश करता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित जगह तक पहुंच सकें। वीर काफी देर तक लड़ता रहता है, लेकिन आखिरकार उसकी गोलियां खत्म होने लगती हैं। कुछ ही पलों बाद हथियार पूरी तरह खाली हो जाता है, फिर भी वह पीछे नहीं हटता। देखते ही देखते दर्जनों ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। वीर की बहादुरी बाकी लोगों को बचा लेती है, लेकिन उसकी अपनी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। आर्या उसकी कुर्बानी अपनी आंखों से देखती है और भारी दिल के साथ आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद आर्या की नजर रोहन पर पड़ती है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। कई ज़ॉम्बी उस पर हमला कर चुके थे और वह बुरी तरह घायल हो चुका था। अब वही अपनी आखिरी सांसों के करीब खड़ा था। आर्या उसके पास पहुंचती है और रोहन को उसके अंजाम पर छोड़ देती है। उधर पूरे द्वीप पर तबाही और भी बढ़ चुकी थी। ज़ॉम्बी हर तरफ फैल चुके थे और सुरक्षित इलाके लगभग खत्म हो चुके थे। आर्या अब अकेली आगे बढ़ रही थी। भागते भागते आर्या आखिरकार कंट्रोल सेक्शन तक पहुंच जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात रिजॉर्ट की मालिक वेनेसा से होती है। वेनेसा अब घबराई हुई थी और खुद को बचाने के रास्ते खोज रही थी। उसने जो कुछ सालों तक छुपाया था, अब सब सामने आने वाला था। लेकिन उसे अब भी अपनी जान की ज्यादा चिंता थी, उन लोगों की नहीं जो उसकी वजह से मारे गए थे। आर्या का गुस्सा फूट पड़ता है। वह वेनेसा को उन मासूम लोगों के बारे में याद दिलाती है जिन्हें लालच के लिए ज़ॉम्बी बना दिया गया, जिन परिवारों की जिंदगी बर्बाद हुई, जिन बेघर लोगों को धोखे से यहाँ लाया गया। उन सब का जिम्मेदार वही सिस्टम था जिसे वेनेसा चला रही थी। लेकिन वेनेसा बहस करने के बजाय सिर्फ बच निकलने की बात करती रहती है। इसी बहस के दौरान एक बड़ा सुरक्षा दरवाजा खुल जाता है। दूसरी तरफ से ज़ॉम्बियों का झुंड अंदर घुस पड़ता है। आर्या तुरंत पीछे हट जाती है, लेकिन वेनेसा इतनी किस्मत वाली नहीं होती। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। आखिरकार वही अपनी बनाई हुई तबाही का शिकार बन जाती है। आर्या वहाँ से निकलकर द्वीप के किनारे की तरफ दौड़ती है। तभी आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज गूंजने लगती है। ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। कुछ ही पलों में विशाल बम जमीन पर गिरने लगते हैं। आग और धमाकों की लपटें तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। खुद को बचाने का कोई रास्ता न देखकर आर्या सीधे समुद्र में छलांग लगा देती है, जबकि पूरा द्वीप आग के समंदर में बदलता जा रहा था। कहानी अब 3 हफ्ते आगे बढ़ जाती है। न्यूज चैनलों पर लगातार उसी द्वीप की चर्चा हो रही थी जहां कुछ समय पहले भयानक तबाही हुई थी। सरकारी रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि बमबारी के बाद वहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। दुनिया यह मान चुकी थी कि उस हादसे के साथ पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। समुद्र में छलांग लगाने के बाद आर्या किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी। उसके पास एक ऐसी चीज भी थी जो हजारों लोगों की सोच बदल सकती थी। यह वही डेटा था जिसे सारा अपनी जान की कीमत पर बचाकर रखना चाहती थी। अब यह सबूत आर्या के हाथ में था और वह इसे छुपाने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद आर्या उस डेटा को सार्वजनिक कर देती है। फाइलों के सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। लोगों को पता चलता है कि रिजॉर्ट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं था, बल्कि उसके पीछे इंसानों का शोषण करने वाला एक खतरनाक नेटवर्क काम कर रहा था। आर्या रातों रात सुर्खियों में आ जाती है। पत्रकार उससे बात करना चाहते हैं, चैनल उसका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन वह किसी के सामने अपनी कहानी बताने नहीं जाती। कहानी का अंत यहीं होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिल्म अभी अपना आखिरी राज दिखाना बाकी रखती है। दुनिया ये मान चुकी थी कि द्वीप पर मौजूद हर ज़ॉम्बी बमबारी में खत्म हो चुका होगा। सरकार भी अपनी कार्रवाई को सफल घोषित कर चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि अब यह खतरा हमेशा के लिए मिट चुका है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। समुद्र के बीच मलबे और जली हुई जमीन के टुकड़ों के बीच कुछ हलचल दिखाई देती है। धीरे धीरे पता चलता है कि कई ज़ॉम्बी उस भयानक हमले से बच निकले थे। वे घायल जरूर थे, लेकिन अब भी जिंदा थे और लगातार आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद यही संक्रमित जीव समुद्र के रास्ते दूसरे इलाकों तक पहुंचने लगते हैं। तट के करीब मौजूद कुछ लोग पहले तो उन्हें सामान्य बचे हुए लोगों की तरह समझते हैं, लेकिन अगले ही पल हालात बदल जाते हैं। अचानक हमले शुरू हो जाते हैं और नए शिकार बनने लगते हैं। जिस खतरे को खत्म समझा जा रहा था, वह एक बार फिर इंसानों के बीच लौट आया था। यह दृश्य साफ इशारा देता है कि सरकार का सबसे बड़ा फैसला ही उसकी सबसे बड़ी
गलती बन गया। द्वीप को तबाह करने से समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ संक्रमित जीव दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैलने का मौका पा गए। अब यह खतरा सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरी मानवता के लिए नई मुसीबत बनने वाला था। इसी डरावने संकेत के साथ फिल्म अपनी कहानी समाप्त करती है। आर्या ने दुनिया के सामने सच तो ला दिया, लेकिन वायरस का खतरा अब भी जिंदा था। असली लड़ाई शायद खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत होने वाली थी।